हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन से रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, राइट। और हो सकता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो आपको ये रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर आपने ये रूल्स फॉलो नहीं किया तो आप करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं लिख सकते, राइट। सो ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सारी चीज़ें अटैच्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं आएगा तो आपको हर जगह पे प्रॉब्लम जाएगी, हर जगह पे, क्योंकि उसका यूज़ इनडायरेक्टली हर जगह पे आपको पड़ेगा। ठीक है, सो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले रूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट बना देती हूँ, इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हमें कौन से रूल्स को स्टडी करना है। ठीक है, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिटल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है तो आपको ये 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला होता है आपका अब्बॉ प्रिंसिपल। सेकंड होता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। थर्ड होता है आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये 3 रूल्स है जिनको हमें कंसिडर करना है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अब्बॉ प्रिंसिपल को। अब्बाउस प्रिंसिपल। अब्बाउ प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल आर filled first and then higher energy orbitals. वैसे तो अब्बाउ प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिखे तो चल जाएगा, ऐसा कोई भी फेलियर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये रूल, ये जो है अब्बाउ प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो भी आपके लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, आपको पहले उनको फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद में ही आप हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिलअप करते हो। तो देखेंगे कैसे क्या करते। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में एनर्जी का ऑर्बिटल्स जो थे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को फिलअप करने का एक तरीका बताया था और साथ ही साथ मैंने उनका ऑर्डर बताया था। अगर आपने इसके पहले मेरा प्रीवियस वाला क्लास नहीं देखा है तो उसको देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या वो एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, कैसे क्या वो अरेंज होते हैं, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5s और 6s।
इस तरीके से मैंने इनको लिखा है। तो अब्बा नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिटल्स की, वो हम लोग रट्टा मान लेते कि ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा, लेकिन उन्होंने एक डायग्राम को एक्सप्लेन किया और जो जिसको भी ये डायग्राम ड्रॉ करते आ जाएगा वो इस डायग्राम की हेल्प से सारे के सारे ऑर्बिटल्स को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर देगा। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे। देखना इधर ज़रा ध्यान से। ये ऐसा दिखने में तो ऐसा लग रहा है, बहुत अजीबोगरीब जैसा लग रहा है, बट आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। अगर आप देखते हो 1s, तो 1s के बाद आपको ये वाला रूट फॉलो करना है। अगर आप देखते हो 1s को, तो आपने ये वाला रूट फॉलो किया, फिर आपका क्या आया 2s। 2s के रास्ते से चलो, क्या आ रहा है 2p, फिर आ रहा है 3s, और 3s के रास्ते से चलो 3p 4s, अगेन 4s के रास्ते से चलो 3d 4p 5s, अगेन 5s के रास्ते से चलो। आपको रेड वाला आपका रोड है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर आ रहा है 4s 4d 5p 6s, फिर और रास्ते से फॉलो करो 4p 5d, और 5d के बाद में आ रहा है 5s। तो अगर ये डायग्राम हमें पता चल जाए तो हमें एनर्जी का ऑर्डर पूरा का पूरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ से क्या ऑर्डर मिला। तो मुझे जो यहाँ से ऑर्डर मिला वो ये मिला कि पहले आपका आ रहा है 1s, 1s के बाद क्या आ रहा है 2s, 2s के बाद क्या आ रहा है 2p, 2p के बाद आ रहा है 3s। रास्ता आपको ये वाला ऐसे फॉलो करना है, बिल्कुल एरो को देखना है, अपने मन से नहीं चलेगा। आपको ये लाइन के बाद इस रेड वाले रूट को फॉलो करके ऐसे आना है, फिर वापस से इस रेड वाले रूट को फॉलो करके ऐसे, मतलब ऐसे 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 आते जाना है। तो 2p, फिर आया 3s, 3s के बाद में क्या आया 3p, 3p के बाद में आया 4s, 4s के बाद में आया 3d, 3d के बाद में आया 4p, 4p के बाद में आया 5s, 5s के बाद में आपका क्या आया 4d, 4d के बाद में आया 5p, 5p के बाद में आया 6s, 6s के बाद में आया आपका 4f, और 4f के बाद में आया 5d, और 5d के बाद में आया 5f, और ये सीरीज़ आपकी चलते रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो अब हम लोग को, जैसे आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है कि 3p के बाद डायरेक्टली 4s कैसे आ गया, 3d क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपका वैसा ही वैल्यू निकलता है। अब देखो ये क्या कहता है, अब्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मेरे पास सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो मैं कहीं पे भी 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दूँगी या 3 इलेक्ट्रॉन को डाल दूँगी, ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल रहेंगे आपको वहीं से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग स्टार्ट करना है। तो अब्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो आप यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करोगे, यहाँ से भी नहीं कर सकते, बीच में से भी नहीं कर सकते। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अब्बा ने हमें ये वाला डायग्राम दिया एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला रूल जो कि होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये था आपका पहला रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मीनिंग ये होता है कि एक कुछ ना कुछ उसमें एक्सक्लूड होने वाला है। एक्सक्लूड का मीनिंग होता है अलग।
तो एक्चुअली हमें नाम से पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें। इसका नाम ही है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये जो एक्सक्लूजन है ना, इसका मतलब एक्सक्लूड, मतलब कुछ तो भी हटके, तो मतलब ही हम लोग बोल सकते हैं कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अब हम लोग देखते हैं पहले स्टेटमेंट को, फिर समझेंगे इस चीज़ को। स्टेटमेंट ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन हैव, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल लिखो या ऑर्बिट लिखो, जैसी आपकी इच्छा, कैन हैव all the 4 quantum numbers equal। मतलब आपका पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को लेते हो, हम समझेंगे इस चीज़ को, तो 2 इलेक्ट्रॉन के कभी भी 4 के 4 क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि टोटल क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। यही 4 टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो ये आपको ये कहना चाहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, मतलब अगर आप किसी भी एक ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो उसमें जो भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये चीज़ अभी हम समझेंगे, क्योंकि अप्लाई किए बिना तो चीज़ नहीं समझती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़, इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है, मीनिंग ये हो रहा है कि इफ़ टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 3 क्वांटम नंबर्स इक्वल, 3 quantum numbers equal, but 4th must be different। इसका मतलब ये बोल रहा है वो कि अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ तो टोटल क्वांटम नंबर्स तो वैसे 4 होते हैं, है ना, तो टोटल क्वांटम नंबर्स आपके 4 होते हैं, लेकिन उन 4 में से आपके 3 क्वांटम नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, उन 4 में से आपके 3 क्वांटम नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो भी आपका 4th वाला क्वांटम नंबर रहेगा ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का वो कैसा रहेगा, डिफरेंट। समझ गया? तो देखेंगे इस चीज़ को। सपोज अगर मैं कोई भी एक ऑर्बिटल ले लूँ, लेटस से ये है मेरा एक ऑर्बिटल, ठीक है, ऐसा मैं ले लेती हूँ इसको, और सपोज मैंने इस ऑर्बिटल को नाम दिया है 1s। ये हम लोगों ने एक ऑर्बिटल कंसिडर किया है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी ये वाला है वो है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक ही ऑर्बिटल के अंदर में, जो कि मैंने लिया है 1s2, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है मेरा पहला इलेक्ट्रॉन और ये वाला है मेरा सेकेंड इलेक्ट्रॉन। मुझे इनके लिए वैल्यू लिखना है n का, साथ ही साथ मुझे इनके लिए वैल्यू लिखना है l का, ml का वैल्यू लिखना है, और साथ ही साथ मुझे ms का भी वैल्यू लिखने का है। ये सारे के सारे वैल्यूज़ मुझे लिखने हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना होगा, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका n मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए 1 है। अब आते हैं l पे, यहाँ पे ये जो सबशेल है ये है s। अगर आपने मेरे प्रीवियस वाले क्लासेस किए होंगे तो मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपका s सबशेल आता है तो आपका l का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे भी l का वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि ये दोनों सेम ही ऑर्बिटल को बिलोंग करते हैं। अब आ जाओ ml पे, अगर l का वैल्यू है 0 तो ml का भी वैल्यू कैसा रहेगा, 0। लेकिन अगर मैं बात करने लगी ना ms की, ध्यान देना, एक ऑर्बिटल का स्पिन है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, इसलिए इसके लिए वैल्यू कैसा है, +12। एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए वैल्यू कैसा रहेगा, -12। मतलब आपने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करने लगी तो इनका n का वैल्यू भी सेम है, l का भी सेम है और ml का भी सेम है, मतलब इनके 3 क्वांटम नंबर्स कैसे हैं, इक्वल। लेकिन देखो इनका जो भी 4th वाला क्वांटम नंबर है ना, वो कैसा है, डिफरेंट, एक है प्लस एक है माइनस, इसलिए मैंने लिखा है बट 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है।
तो ये हुआ आपका पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि एक जो क्वांटम नंबर है वो कैसा है, अलग है। एक क्वांटम नंबर जो है वो थोड़ा सा एक्सक्लूडेड पार्ट का है, अलग है, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हम लोगों ने इन ऑल टोटल 2 रूल्स कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाला रूल। थर्ड रूल होता है आपका हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है देखते हैं हम लोग। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे फिर समझेंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbital belonging to same subshell occur unless and until each orbital gets single electron। सिंगल के जगह पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। तो कहना मुझे ये है कि आपको ये डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है। इस रूल को अगर रट्टा मारोगे तो लिख नहीं पाओगे। तो आपको इस चीज़ को समझना है। अगर आपको समझ गया तो ये स्टेटमेंट आप लोग खुद ही अपने लिए फ्रेम कर सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए किया है। तो ये रूल ये कहता है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपके पास में है 2 चॉकलेट्स, अगर मैं आपको 2 चॉकलेट देती हूँ, ठीक है, ये चॉकलेट है, और मैंने आपको 2 ऑर्बिटल दिए, एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल, तो आप कैसा पसंद, मतलब आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है, सपोज मेरे पास ये 2 चॉकलेट है और मेरे सामने 2 बच्चे खड़े हैं और 2 चॉकलेट है, तो आप ये 2 चॉकलेट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करोगे? क्या आप ये दोनों के दोनों चॉकलेट एक बच्चे को दे देंगे और दूसरे बच्चे को रोने देंगे, या आप ये दोनों के दोनों चॉकलेट में से एक चॉकलेट एक बच्चे को देना पसंद करोगे और एक चॉकलेट एक बच्चे को? तो आपको डिसाइड करना है कि 2 बच्चे हैं, 2 चॉकलेट है, तो दोनों, अगर एक ही बच्चे को दोनों चॉकलेट दे दी तो एक बच्चा रोते रहेगा क्योंकि उसको चॉकलेट नहीं मिली। दूसरा तरीका है कि 2 चॉकलेट है और 2 बच्चे हैं, तो दोनों को एक एक चॉकलेट दे दो और दोनों बच्चे स्माइल करने लगेंगे। तो कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा? सेकेंड वाला, कि 2 चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं, तो दोनों को एक एक चॉकलेट देना बेटर रहेगा, राइट। बिल्कुल चॉकलेट वाला ही प्रिंसिपल यहाँ पे याद रखो। जिसको चॉकलेट वाला प्रिंसिपल याद रहेगा उसके बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी नहीं, जब एमओ डायग्राम वगैरह आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब भी उसको बहुत हेल्प मिलेगी। ये रूल वहाँ पे भी आपको आएगा। अगर ये रूल अभी नहीं समझेगा ना तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो बस चॉकलेट वाली चीज़ याद रखो, 2 चॉकलेट 2 बच्चे, दोनों को एक एक देंगे, ठीक है। आ जाओ इधर। ये रूल क्या कहता है? ये रूल बिल्कुल वही चीज़ कहती है, पहले हम लोग समझेंगे। अगर सपोज मेरे पास है लेट अस से मैं आपको बोल रही हूँ 2p2, ठीक है। तो मैंने इस p को ड्रॉ किया है। आपको पता है कि p के 3 टाइप्स होते हैं, है ना। कौन से होते हैं? एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसका शेप भी देखा था, याद है ना। मैंने सब आपको पढ़ाया था कि किसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ही आप समझ जाओ अपने लैंग्वेज में 2 चॉकलेट्स। तो आप इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करोगे? क्या आप एक ही बच्चे को दोनों चॉकलेट दे देंगे? नहीं, पहले एक बच्चे को एक चॉकलेट देंगे, उसके बाद दूसरे बच्चे को दूसरी चॉकलेट। इसका मतलब पहले एक ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिटल को दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे। एक बच्चे को दोनों चॉकलेट नहीं दे सकते, पहले एक को एक फिर दूसरे को दूसरी, ठीक है। ये हुआ पहला केस। अगर मैं आपको सेकंड केस ये वाला दे दूँ 2p 3 टाइम्स, तो इसको भी हम लोग देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। px py pz, ध्यान से देखना और मुझे बताना। यहाँ पे p के अंदर में है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये p के पास में टोटल कितनी चॉकलेट्स है? 3 चॉकलेट्स। अगर बच्चे 3 हैं
और चॉकलेट भी 3 है, तो आप इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करेंगे? क्या आप एक बच्चे को 2 चॉकलेट दे देंगे, एक को 1 देंगे और एक को रोने देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। 3 बच्चे हैं, 3 चॉकलेट है, तो तीनों को 1-1 देना पड़ेगा। तो इसको भी 1 देंगे, इसको भी 1 देंगे और इसको भी 1 देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखना ध्यान से। अगर मैं ले रही हूँ आपका 2p4 मैंने लिया है, ये है आपका px, py, pz, ये सब मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपके p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब आपके पास कितनी चॉकलेट्स है? 4 चॉकलेट्स। अब ध्यान देना, सबसे पहले आप तीनों को 1-1 चॉकलेट देंगे। ठीक है, तीनों को आपने 1-1 चॉकलेट दी, आई मीन 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब आप देखो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 4, तो 1 2 3, अब 1 बचा है। अगर बचा तभी जाके इसको डबल मिलेगी। इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि पहले आप सबको 1-1 देंगे, अगर चीज़ बच जाती है तभी जाके पहले वाले को डबल मिलेगा। समझ में आ गया? अपने चॉकलेट वाले एग्जाम्पल याद रखो। तो देखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, ये सारे के सारे हैं ऑर्बिटल। इनका सबशेल कौन सा है? सेम सबशेल 2p। occurs unless and until each orbital gets single electron respectively। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले तीनों को 1-1 दिया, अब अगर इलेक्ट्रॉन बचे तभी जाके आपने इस इलेक्ट्रॉन की क्या की? पेयरिंग की, तभी जाके आपने इसको डबल चॉकलेट दी। समझ में आ गया? तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब हर एक ऑर्बिटल को पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचा तभी जाके आप क्या करोगे? पेयरिंग करोगे, अदरवाइज आप पेयरिंग नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे 3 थे तो पहले मैंने तीनों को 1-1 दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पेयरिंग भी नहीं की। यहाँ पे 4 थे, पहले 1-1 तीनों को दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तभी जाके मैंने पेयरिंग की। तो पहले हर एक को 1-1 देने का है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तभी जाके आप पेयरिंग कराओगे। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को हम लोग पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली स्पेसिस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे उस पार्ट को, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का उसके साथ कोई भी कोरिलेशन एट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस को, फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कंटिन्यूशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हमको क्या बोलता है। अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आइसो, आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब भी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको नाम नहीं सब कुछ बता दिया, अब मैं डेफिनेशन को फ्रेम कर लेती हूँ। द स्पेसिस मतलब एलिमेंट्स, एक ऐसी स्पेसिस या एलिमेंट विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, which contains same number of electrons are called as isoelectronic species। मतलब ऐसी स्पेसिस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो? सेम। वो कैसे रहेंगे? आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखो यहाँ पे ध्यान से, आइसो का मीनिंग हुआ सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेम। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो बेसिक इसके लिए पता होना चाहिए आपको, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपने मेरे स्टार्टिंग के क्लासेस किए होंगे तो, कि जो भी आपका Z होता है, Z का ही मतलब होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर का ही मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक और बात सुनो, ये था आपका पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कहता है कि आपको हमेशा उल्टा करना है चार्ज को। उल्टा करो चार्ज को, चार्ज को आप हमेशा उल्टा ही करोगे। इसका मतलब अगर आपको चार्ज कहीं पे दिख जाए प्लस तो आप क्या करोगे? माइनस। अगर आपको चार्ज कहीं पे दिख जाए +2 तो आप क्या करोगे? -2। अगर आपको कहीं पे चार्ज दिख जाए
-2 तो आप क्या करोगे +2। अगर आपको कहीं पे चार्ज दिख जाए -1 तो आप क्या करोगे +1। ये अभी के लिए नहीं, केमिस्ट्री में आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, एंट्रेंस पढ़ो, आपको बस इतना याद रखना है। आपको एक ही काम करना है, उल्टा करने का। प्लस है तो आप करोगे माइनस, +2 है तो आप क्या करोगे -2, -2 है तो आप क्या करोगे +2। चलो देखते हैं इसको। अगर सपोज़ मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपका एग्जाम्पल लिया है आर्गॉन का, फिर मैंने लिया है पोटेशियम 1+ का, और फिर मैंने लिया है आपके कैल्शियम 2+ का। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूंगी इनका एटॉमिक नंबर और फिर मैं निकालूंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा Z होता है ना, मतलब जो भी मेरा एटॉमिक नंबर होता है आर्गॉन का, वो होता है 18। ठीक है, जो भी मेरा पोटेशियम होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 19 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20। जिनको एटॉमिक नंबर नहीं आते, शायद मैंने एक लेक्चर बनाया है, एक तो पीरियोडिक टेबल का भी वो लोग देख सकते हैं वीडियो, और साथ ही साथ मैंने मॉलिक्यूलर मास वाला भी एक लेक्चर बनाया है। उसका नाम मॉलिक्यूलर मास नहीं है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, वो आई थिंक पार्ट नंबर 5 है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। देख लो इधर, अब ध्यान देना, यहाँ पे मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे 18, यहाँ पे कितने रहेंगे 19 और यहाँ पे कितने रहेंगे 20। समझ गया ना। अब ध्यान से सुनो, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो ये आपके 18 ही रहेंगे। अब देखो, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +1, तो आप क्या करोगे? अगर चार्ज आ जाए +1 तो आप क्या करोगे -1। कितना आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे आ जाओ, इसके ऊपर चार्ज है +2, अगर चार्ज +2 है तो आप क्या करोगे -2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 18। मतलब आपने क्या जाना, आपने यहाँ पे ये देखा कि तीनों के तीनों स्पेसिस में, आर्गॉन में, पोटेशियम 1+ में, कैल्शियम 2+ में इलेक्ट्रॉन्स कैसे है सेम। इसलिए ये तीनों के तीनों स्पेसिस आपके कैसे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको MCQ में भी देखने को मिल सकता है, एंट्रेंस में जो भी आते हैं MCQs में 12th में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, जिनको नहीं आता है वो लोग वो वीडियोस को देखो, उनको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत काम की चीज़ें हैं। चलिए मूव करते आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए मेरे पास 2 वेज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मेरे पास 2-3 वेज है। ठीक है, जो आपका पहला वे है, एक होता है आपका ऑर्बिटल नोटेशन, और एक होता है आपका ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये 2 वे से मैं किसी भी चीज़ के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी स्पेसिस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो आपका पहला वे कौन सा है? ऑर्बिटल नोटेशन, और सेकंड वे कौन सा है? ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखते हैं हम लोग। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक सबसे बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ जिसको नहीं पता ना, उसको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। काम की चीज़ ये है कि हमारे पास टोटल 4 सबशेल होते हैं। ठीक है, टोटल मेरे पास 4 सबशेल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी और डब्बे, बॉक्सेस। ठीक है, अब देखना ज़रा ध्यान से। अगर मैं देखती हूँ तो पहला सबशेल है आपका S, दूसरा है P, तीसरा है D और चौथा है आपका F सबशेल। ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं बताता है और टेक्स्ट बुक में भी नहीं दी होती है। ये आता है आपके बेसिक्स का पार्ट, लेकिन मैं आपका ये क्लियर कर रही हूँ, तभी जाके आप इसको सिस्टमेटिकली करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखना इधर ध्यान से। आपकी S की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितनी होती है? 2, P की होती है 6, D की होती है 10, F की होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जिसको ये नहीं पता, बस उनको इतना पता होना चाहिए कि S की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होती है 2। तो 2 में अगर +4 किया तो कितना हो जाएगा 6, 6 में अगर +4 किया तो कितना हो जाएगा 10, 10 में अगर +4 किया तो कितना हो जाएगा 14। तो दिमाग लगाना पड़ा क्या? नहीं, बस पता होना चाहिए कि S की होती है 2, तो बाकी सबकी आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2,
इसलिए मैं यहाँ पे कितने बॉक्स निकालूंगी, एक बॉक्स। जितने आपके इलेक्ट्रॉन हैं आप उसके आधे बॉक्स निकालोगे, आधे बॉक्स आपको निकालने के हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 2 है तो आपने कितना बॉक्स निकाला, 1 बॉक्स, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो आप कितने बॉक्स निकालोगे, डिवाइड कर दो उसको 2 से, 3 बॉक्स। बॉक्स का अगर नंबर ही नहीं पता, ये चीज़ कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रही हूँ साइड में। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10। अगर इलेक्ट्रॉन 10 आ जाए, 10 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 5 बॉक्स। तो आप यहाँ पे कितने बॉक्स ड्रॉ करोगे, 5 बॉक्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। आ जाओ 14 में। एफ का वैल्यू है 14। एफ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसकी कैपेसिटी है 14। 14 को 2 से डिवाइड करो, कितना आता है, 7। तो यहाँ पे आप कितने बॉक्स ड्रॉ करोगे, 7 बॉक्स। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, NS NP ND NF, ये आपका तरीका रहेगा। यहाँ पे कुछ रहेगा X Y Z W, इस तरीके से। ये हुआ आपका ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल डायग्राम को देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे। NS है तो S में आपके कितने बॉक्स आते हैं, एक बॉक्स, इसलिए मैंने आपका लिखा है एक बॉक्स। फिर आपने देखा P को, P के अंदर में कितने बॉक्स आते हैं, 3 बॉक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं 3 बॉक्स। D के अंदर में कितने बॉक्स आते हैं, 5 बॉक्स, इसलिए मैंने लिखे 5 बॉक्स। F के अंदर में कितने बॉक्स आते हैं, 7 बॉक्स, इसलिए मैंने लिखे 7 बॉक्स। तो ये रहा आपका NS NP ND और NF। तो ऑर्बिटल नोटेशन में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम में हम लोग को बॉक्स देके डायग्राम को ड्रॉ करना है। बॉक्स कितने ड्रॉ करना है वो समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी अगर पता चल जाए तो बॉक्सेस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी रहेंगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉक्सेस मिल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी को रट्टा नहीं मानने का, अगर एस का पता चल जाए तो सब में +4 करके आप निकाल सकते हो। इस क्लास में बचता है टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमें कैसा लिखना है, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सब हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। और आज का क्लास रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की है। अगर आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप चीज़ों को गलत करोगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रीवियस वाले क्लास में भी दी थी, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं इस बार भी आपको थोड़ा सा उसका रिकैप एज इन द फॉर्म ऑफ रिविजन मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि आपके टोटल सबशेल होते हैं 4, S, P, D और F। ठीक है, और सबशेल की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी, तो S सबशेल की आपके इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी होती है 2, P की होती है 6, D की होती है 10 और F की होती है 14। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि अगर आपको S की कैपेसिटी 2 है ये पता चल जाए तो आप बस क्या करते चलोगे, +4, 6 + 4 10, 10 + 4 14। तो आपको +4 करके बाकी सारी चीज़ों की भी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी मिल गई थी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब हम लोग देखेंगे इतना। अब सुनो, काम की चीज़ ये है, दिमाग में क्वेश्चन जो आता है ना वो ये है कि S में इलेक्ट्रॉन तो 2 आ रहे हैं, कैपेसिटी 2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या मुझे इसको रट्टा ही मानना है या इसको अप्लाई भी करना है या इसको समझना भी है? तो चीज़ जो कह रही है वो आपकी ये है कि S की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी 2 है। इसका मतलब आप S के अंदर में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही कितनी है, 2, है ना। आपको याद रखना है जितनी चीज़ों की कैपेसिटी है उतना ही आप इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल सकते। ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी भी ऑर्बिटल के अंदर में कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दिए, वैसा नहीं चलता। 2 कैपेसिटी है तो आप 2 ही इलेक्ट्रॉन को S में फिलअप कर सकते हो। अभी इसका काम पड़ेगा, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। P की कैपेसिटी 6 है, मतलब आप P में टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। 6 से कम डाल सकते हो बट 6 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। D की कैपेसिटी है 10, तो D में आप 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिलअप कर सकते हो। F की कैपेसिटी है 14, 14 से कम तो चलेगा बट 14 से ज़्यादा नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आपके सबसे पहले रहेंगे एलिमेंट्स। सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
एलिमेंट्स लेने के बाद सबसे पहले मैं इनका यहाँ पे लिखूंगी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को ही हम लोग Z भी बोलते हैं। यहाँ पे रहेंगे इनके शॉर्ट नेम। उसके बाद रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आएगा आपका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, ठीक है। इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जो है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसको हम लोग लिखते हैं H से। दूसरा एलिमेंट जो आपका होता है वो होता है हेलियम। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका है 1 तो इसका कितना रहेगा 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये किसके वैल्यूज है? एटॉमिक नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको हमेशा। ये अभी नहीं, 12th में भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपकी ये चीज़ अभी क्लियर हो गई तो आपको 12th में भी बहुत इसका हेल्प मिलेगा। अब मैंने आप लोगों को एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी लिखना बताया था, है ना। इसलिए लास्ट वाले सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरे लास्ट वाले सारे क्लासेस किए हैं कि रूल्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए, साथ ही साथ ऑर्बिटल नोटेशन, ऑर्बिटल डायग्राम्स, कैपेसिटीज़, बॉक्सेस, उन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस वाले क्लासेस नहीं देखे तो थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए एक बार उसको देखना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। चलो ध्यान देना है, जब भी हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को लिखते हैं तो देखो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था लास्ट वाले क्लास में अबॉव प्रिंसिपल के अंदर में। साथ ही साथ उसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि एनर्जी का ऑर्डर कैसा रहेगा। तो देखो यहाँ पे कैसा होगा, हाइड्रोजन का रहेगा आपका 1s, ठीक है। 1s में उसके 1s के बाद में क्या आता है 1s, 2s, 2p, इस तरीके से आप लिखते जा सकते हो ना। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही लिख रही हूँ क्योंकि जितना मुझे काम है, ठीक है। 1s, 2s, 2p, या फिर मैं हर जगह पे लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p,
1s 2s 2p 1s 2s 2p, ठीक है, इतना पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो काम की चीज़ जो है ना वो ये है कि आप सोच रहे होगे कि 1s के बाद में 2s ही क्यों आया, 2p पहले क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आपका पहला रूल जो अप्लीकेबल रहता है वो रहता है अब्बा प्रिंसिपल। उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि हम लोग एनर्जी को, जो भी हम लोग ऑर्बिटल्स होते हैं, हम लोग उनको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ प्लेस करते हैं। तो 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है और 2p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोगों ने इनको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के ऑर्डर को फॉलो करके ही लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1। ध्यान से समझना। अगर मैं बात करती हूँ हेलियम की, तो हेलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। अब आ जाओ लिथियम पे। अब थोड़ा कान खोल के आँख फाड़ के ध्यान से देखना, ये है आपका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है 3। तो मैं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकती 1s3, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप लोग तो रट्टा मान लेते हो कि s में 2 नहीं, 2 के ऊपर नहीं डाल सकते। ऐसा रूल रट्टा नहीं मानना है। देखो इधर, s की कैपेसिटी ही है 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं s के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकती। अब मेरे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती। मुझे s के अंदर में 2 ही इलेक्ट्रॉन को डालना है और बाजू वाले s में 1 इलेक्ट्रॉन को। अब समझ में आया ना? क्योंकि आपको हमेशा से कन्फ्यूजन होता है कि s में 3 क्यों नहीं डाले, क्योंकि s की कैपेसिटी 2 की है तो मैं 2 से ऊपर नहीं डाल सकती हूँ। तो बचा हुआ एक इसमें। आ जाओ इधर। अब आते हैं 4 पे। तो 4 में क्या रहेगा 1s2 2s2। ये कैसे रहेंगे आपके 0। जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया वो क्या है, वो आपके 0 है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। नीचे है आपका, अब ध्यान से सुनना, नीचे आपका एटॉमिक नंबर है 5। नीचे कितना एटॉमिक नंबर है 5। अगर मुझे 5 को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी 1s2 2s में मैं 3 नहीं डाल सकती। क्यों नहीं डाल सकती? क्योंकि s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से चाहे आपका s कोई भी हो, 1s हो 2s हो 3s हो 4s हो, है तो s ही ना। तो आप उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ऊपर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे भी आपके 2s में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका टोटल कितना है 5। 2 + 2 + 1 हो गए 5। आपको टैली करके अगर देखना है तो आप देखो यहाँ पे है 5, इसको भी कैलकुलेट करके देखना है। 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, करेक्ट। आ जाओ इधर, यहाँ पे है 6 1s2 2s2 2p 2। अब हम लोग को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि s में 2 क्यों जा रहे हैं, समझ गया ना, s की कैपेसिटी 2 है। अब नीचे जाने से एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। 6 के बाद आ रहा है 7, तो ये तो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे 2 के जगह पे अब क्या आ जाएगा 3, क्योंकि नीचे जाने से एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। अब 7 के बाद आ रहा है 8, तो 1s2 2s2 2p 4। फिर आ रहा है 9 1s2 2s2 2p 5। फिर आ रहा है 10 1s2 2s2 2p 6। ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब मुझे देखना है आगे। अगर मुझे लिखना है इस सोडियम का, तो इस सोडियम के लिए हम लोग बिल्कुल इसको ऐसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके टोटल है 11, मतलब 2 इसमें जाएंगे क्योंकि कैपेसिटी 2 ही है। यहाँ पे भी गए 2, यहाँ पे गए 6। अब मुझे बताओ, क्या मैं इसके अंदर 7 लिख सकती हूँ या क्या मैं इसके अंदर 8 लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती, क्योंकि P की कैपेसिटी कितनी है 6। ये चीज़ काम की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन आता है कि P में मैं तो 8 भी लिख सकता हूँ ना, बट अब आपको समझ गया कि P की कैपेसिटी कितनी है 6। जिसकी जितनी कैपेसिटी रहेगी ना, आप उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन डालोगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के भी अंदर कितने भी इलेक्ट्रॉन डाले, ऐसा नहीं कर सकते। जितनी कैपेसिटी है वो उसके अंदर उतना ही डालने का है, ठीक है। तो P की कैपेसिटी 6 है, तो P के अंदर आपने 6 ही डाला, ठीक है। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो आप x में s में डालोगे। टैली करके देख लेना, यहाँ 11 है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नीचे आ जाओ, नीचे है 12, मतलब एक बढ़ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज़।
ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ 3s1 था तो यहाँ पे कितना आ गया 2। अब ध्यान से सुनना, अब आ गया आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो इसको कैसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। अब क्या मैं 3s में 3 डाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी है 2। ऐसा नहीं कि 3s है तो मैं कितने भी डाल दूंगी, है तो वो s ही ना भाई, तो उसके अंदर 2 ही डाल सकते हैं। तो अब बचा हुआ आपका काय में जाएगा p में। समझ में आ गया? तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जहाँ पे 0 है ना वहाँ पे आप नहीं लिखे तो भी चलेगा। मतलब कहना मुझे ये है कि जहाँ पे आपका 0 आ रहा है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो रॉन्ग नहीं है। जहाँ पे 0 आ रहा है वो नहीं लिखा तो भी चल जाता है, आपकी इच्छा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। जैसे यहाँ पे भी आपका 3p 0 है तो आप इसको लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि वो तो 0 है ना, उसके अंदर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो, अब आपको ये कैपेसिटी वाला पार्ट तो समझ गया, बट कंडेंस को लिखने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंडेंस नहीं लिख सकते हो। तो पहले आपको मैं वो रूल लिखा देती हूँ, मैं फिर उसको इरेज कर दूंगी, फिर आप कंडेंस वाला पार्ट लिख सकते हो। वो रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। टेक्स्ट बुक में भी ये रूल नहीं दे रखा है, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से एकदम 3 लाइन में वो चार्ट के फॉर्म में बता देती हूँ। मतलब कंडेंस वाला आप यूँ चुटकियों में लिख सकते हो, ठीक है। पहला रूल मेरा ये कहता है कि जब आपका एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर, अगर आपका एटॉमिक नंबर आ जाए 3 से लेके 10 तक के, 3 से लेके 10 तक के, तो आप जो नोटेशन यूज़ करोगे वो रहेगा आपका हेलियम। आप हेलियम का नोटेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कंडेंस के लिए। अगर आपका एटॉमिक नंबर आ जाए, ये हुआ पहला रूल। सेकंड रूल कहता है अगर आपका एटॉमिक नंबर आ जाए 11 से लेके आई थिंक सो 18 तक के, आपको यूज़ करना है नियॉन को। 11 से लेके 18 तक के आपको कंडेंस में यूज़ करना है नियॉन को, और 19 से लेके आपको 30 तक के यूज़ करना है आर्गॉन का नोटेशन। ये नोटेशन हम लोग इसलिए लिखते ताकि हम लोगों को इतनी लंबी चौड़ी कहानी, मतलब इतना लंबा चौड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े, एकदम इजीली हमारा काम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उस चीज़ को इन चीज़ों से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब हमें एकदम शॉर्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हमारा काम हो जाता है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कंडेंस मतलब एकदम शॉर्ट में, तो ये है एकदम बड़ी सारी चीज़। तो इस चीज़ को अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है, मेरा टाइम मुझे सेव करना है, ठीक है, तो मैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करती हूँ। कंडेंस में हमेशा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो मैंने आपको एकदम एक इजीली चार्ट दे दिया है 3 लाइन का। जिसको ये चीज़ समझ गई ना, उसके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। लिखो, ले लो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना कि जब भी आपको 3 से लेके 10 तक दिख जाए, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ एकदम शॉर्ट में, आपको ईजिली रहेगा एक रूल को। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको 3 से लेके 10 तक आ जाए तो आप कौन सा वाला यूज़ करोगे, हेलियम को, ताकि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको 11 से लेके 18 तक आ गया तो आप क्या यूज़ करोगे, नियॉन को, और 19 से लेके 30 तक आ गया तो आप किसको यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे आर्गॉन को, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे। रूल आपको समझ में आ गया तो आपको एकदम ईजी लगेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। काम की चीज़ ये है, यहाँ पे है आपका 1s1। देखो फर्स्ट वाले का जैसा है आपको वैसा का वैसे ही लिखना है। सेकंड वाले का है 1s2, तो वैसा भी आपको वैसा का वैसे लिखना है। थर्ड में आ जाओ। मैंने आपको क्या बोला था, जब आपका एटॉमिक नंबर थर्ड आ जाए, थर्ड से लेके 10 तक के, एटॉमिक नंबर थर्ड से लेके 10 तक के, तो ये है आपका एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर थर्ड से लेके 10 तक के आपको कौन सा वाला नोटेशन यूज़ करना है, हेलियम का। तो मैं इसको लिखूंगी हेलियम। तो थर्ड से लेके 10 तक के आपको वही वाली चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है एटॉमिक नंबर 3 to 10 आपको क्या यूज़ करना है, हेलियम को। लिखते चलो हेलियम, क्योंकि अब हम लोग कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। 9 और ये रहेगा आपका 10। समझ में आ गया ना। अब मैं इसके नीचे में हेलियम क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि मैंने आपको तो रूल बता ही दिया है कि एटॉमिक नंबर 3 से लेके
एटॉमिक नंबर 10 तक के ही आपको हेलियम को लिखना है कंडेंस में, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलियम का मतलब होता है 1s2। हेलियम का मतलब क्या होता है 1s2, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर देखा जाए ना तो हर एक के 1s2 को मैंने हेलियम से लिख दिया है, बस कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। बस मैंने 1s2 के जगह पे क्या लिख दिया है, मैंने 1s2 के जगह पे हेलियम लिख दिया है। मतलब मेरा काम मैंने आसान कर दिया है, डायरेक्ट हेलियम लिख दिया तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि हेलियम का मतलब 1s2 होता है, तो हर जगह पे जहाँ पे 1s2 आ रहा है ना एटॉमिक नंबर 10 तक के, मैंने हर जगह पे क्या लिखा है, हेलियम को लिखा है, क्योंकि हेलियम का ही तो मतलब 1s2 होता है ना। देखो अब मैंने 1s2 को हेलियम से लिख दिया तो बचा क्या 2s1, यहाँ पे क्या बचा 2s2, यहाँ पे क्या बचा 2s2 2p1, यहाँ पे 2s2 2p2, यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे 2s2 2p4, यहाँ पे 2s2 2p5 और यहाँ पे 2s2 2p6। मैंने आपको रूल में बताया था कि हेलियम से हम एटॉमिक नंबर 10 तक ही ले रहे, इसलिए मैंने 10 तक ही लिया। क्या किया है समझ में आ गया ना? जहाँ पे 1s2 था इसी का मतलब हेलियम होता है, तो मैंने वहाँ पे हर जगह पे क्या लिख दिया, हेलियम को लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज़। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। आगे मैंने क्या बताया था, अगर आपका एटॉमिक नंबर 11 से 18 आ जाए तो आप कौन सा वाला कंडेंस के लिए यूज़ करने वाले हो, नियॉन को। 11 to 18 अगर आ जाए तो आप यूज़ करोगे नियॉन को। तो ये है आपका एटॉमिक नंबर 11, तो 11 के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हो, नियॉन को। यहाँ पे भी आपका आ रहा है 11, तो यहाँ पे भी आप यूज़ करोगे नियॉन को। यहाँ पे भी आपका आ रहा है, मतलब 11 से लेके 18 तक के जितना भी आपके एटॉमिक नंबर रहेंगे ना, आप वहाँ पे नियॉन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो नियॉन का कैसे क्या आपको लिखने का है, तो ध्यान से समझो। आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। ध्यान से समझना, नियॉन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6। मतलब मैंने हर जगह की झंझट ही ख़त्म कर दी। हर जगह पे जहाँ पे 1s2 2s2 2p6 आएगा ना, मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है नियॉन को। समझ में आया क्या? देखो इधर मैंने यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब भी मैं एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18 तक जाऊँगी तो मुझे वहाँ पे नियॉन को लिखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं देखती हूँ नियॉन को, तो नियॉन का आपका एटॉमिक नंबर जो है वो है 10 और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। मतलब हर जगह पे जहाँ पे 1s2 2s2 2p6 आ रहा है ना, मैंने वो हर जगह पे क्या लिख दिया है, मैंने वो हर जगह पे लिख दिया है नियॉन को। देखो इधर 1s2 2s2 2p6 मतलब नियॉन, तो 1s2 2s2 2p6 की जगह पे मैंने यहाँ पे नियॉन लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है नियॉन को, यहाँ पे भी लिखा है नियॉन को। मतलब मैंने मेरा काम कैसा कर दिया है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड। अब यहाँ पे क्या बचा 3s1, क्योंकि इसका मीनिंग तो नियॉन था ना, तो बचा कितना 3s1। यहाँ पे आपका कितना बचा 3s2, अच्छे से लिखते, यहाँ पे आपका कितना बचा 3s2 3p1। समझ में आ गया ना? तो ये रहा आपका कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसके आगे का भी वैसे ही लिख सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के नंबर्स, क्योंकि वो भी आपको आइडिया रहना चाहिए ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे के नंबर्स है आपके सिलिकॉन। हम लोगों ने एल्यूमिनियम तक कवर कर लिया था, हम लोग उसके आगे का देख रहे हैं। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, कैल्शियम, आर्गॉन पोटेशियम कैल्शियम। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिलिकॉन का रहता है आपका 14, क्योंकि एल्यूमिनियम का था 13, तो 13 के बाद आता है 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हम लोग इसके आगे का देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, वैसे वो सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर मैं लेती हूँ जैसे कि स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग फ़िलहाल इतना ही देखते हैं 30 तक के। उसके बाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, तो हमें उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। 21, 22, 23, इसके बाद के हम लोग ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। ये रहेगा आपका सिलिकॉन, ये रहेगा फॉस्फोरस,
ये रहेगा सल्फर, ये रहेगा क्लोरीन, ये रहेगा आर्गन, फिर रहेगा पोटेशियम, फिर रहेगा कैल्शियम, फिर रहेगा स्कैंडियम, फिर रहेगा टिटेनियम और फिर रहेगा वनाडियम। इसके आगे का हम लोग डिस्कस अभी नहीं करेंगे, ये आगे के चैप्टर्स में आएगा, तभी जाके डिटेल में आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अगर मुझे लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का, उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो मैं कैसे लिखूँगी उसको, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। ये ऑर्डर जो है ये आपके एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल से आया है। ठीक है, जिसको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल नहीं पता वो लोग प्रीवियस वाले क्लासेस में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, मुझे करना है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। तो ध्यान से समझना, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का करने का है फिलिंग, तो यहाँ पे है टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले कैसा रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ये आएगा कि 4s में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो वो हमें देखने का है। तो एल्यूमिनियम में आपके 3p में 1 इलेक्ट्रॉन गया था, तो एल्यूमिनियम के बाद आता है आपका सिलिकॉन, तो उसमें 3p में जाएगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें रहेंगे आपके दोनों के दोनों 0। अब इसमें 2 है, तो अब 14 के बाद में आ रहा है 15, तो बस आप लोग एक एक बढ़ाते चलो, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आपके 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक नंबर से एटॉमिक नंबर बढ़ा है। 15 से 16 हुआ, तो अब 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, बाकी सारे एज इट इज़। 16 की जगह पे आए 17, बाकी सारे एज इट इज़। सिर्फ इस 4 की जगह पे आएगा 5, यहाँ पे 17 की जगह पे आ रहा है 18, बाकी सारे एज इट इज़। ठीक है, अब इतना तो अपना कवर हो गया। अब हमें देखने का है आगे। जब मैं 18 से 19 पे आई, ध्यान देना, ये तो सारे एज इट इज़ है। अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन डालने का है, तो अब यहाँ पे आप p में 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि p की कैपेसिटी कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s1 में। उसके बाद आ जाओ इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब अगर मैं नीचे आती हूँ यहाँ पे, तो इसका रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हम लोग 4s में 3 नहीं डाल सकते, क्योंकि ऐसी कैपेसिटी कितनी है, 2। तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। जिसको ये चीज़ नहीं समझी कि 3d पहले क्यों नहीं आया, 4s पहले क्यों आया, वो लोग मेरे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, 22, इसका भी बिल्कुल ऐसे एक नंबर बढ़ा देना नीचे में, और कुछ भी नहीं करने का है। 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, नीचे आ जाओ 3, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। एक्सेप्शनल वाले कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बाद में देखेंगे, वो आपके रिमेनिंग पार्ट में आएगा। ठीक है, अब मुझे लिखने का है कंडेंस। कंडेंस के लिए बस एक ही चीज़ दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपके एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18 तक आते तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नियॉन। तो ये आ रहा है आपका 14 जो इस कैटेगरी में है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंडेंस में क्या लिखने का है, नियॉन। तो लिखते चलो नियॉन को जल्दी जल्दी फटाफट। और ये कब तक लिखना था, एटॉमिक नंबर 11 से लेके 18 तक ही आपको नियॉन को लिखना है। तो मैंने बस 18 तक के ही आपके नियॉन को लिखा है। अब आपको देखना है आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि 19 से लेके 30 तक के आपको क्या यूज़ करना है, आर्गॉन। तो 19 से लेके 30 तक के मैं यूज़ करूँगी आर्गॉन को कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जिसलिए मैंने आपको एक बार ये चीज़ लिखा दी है, एक बार अगर ये चीज़ लिखा दी ना, तो अब बाकी सारे आप आराम से कर सकते हो।
ठीक है, अब देखना है आगे। तो नियॉन का आपका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, ये आपका नियॉन का होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी बचा हुआ है वो आपके आगे का रहेगा, वो रहेगा 3s2 3p6 टाइम्स। ये देख लो 3s2 3p6 टाइम्स, क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये है आपके हर जगह पे नियॉन का। तो मैंने इतना सारा लिखने की बजाय मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया है, नियॉन। तो इसके जगह पे नियॉन आ गया। तो 3s2 3p2, ये तो 0 0 है, जो 0 0 है क्या मुझे उनको लिखना पड़ता है, नहीं, 0 0 को नहीं लिखा तो भी चल जाता है। ठीक है, आपकी इच्छा, लिख भी सकते हो आप 0 0, अगर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो आप कर सकते हो। देखो ये वाली जगह पे आपका नियॉन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3s2 3p3, नीचे में क्या आया 3s2 3p4, उसके नीचे में 3s2 3p5 टाइम्स, उसके नीचे में 3s2 3p6 टाइम्स, उसके नीचे में। अब आ जाओ इधर, जब आपका एटॉमिक नंबर 19 से लेकर 30 तक आ जाए तो आप क्या यूज़ करते हो, आर्गॉन। देखना इधर, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 11, तो आर्गॉन का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मतलब हर जगह पे 3p6 तक के जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, मैं उनको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, आर्गॉन से। तो इससे मेरा काम कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का, बहुत ज़्यादा ईजी, क्योंकि आर्गॉन का वैल्यू होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो मैं हर जगह पे इनके जगह पे क्या लिखने वाली हूँ, आर्गॉन। मैंने आपको ट्रिक तो वैसे भी पहले से बता दिया है। चलो आ जाओ इधर, देखो इधर, इसके जगह पे आपका आ गया आर्गॉन, तो क्या बचा 4s1, यहाँ पे क्या बचा 4s2, यहाँ पे बचा 4s2 3d1, यहाँ पे बचा 4s2 3d2, यहाँ पे बचा है 4s2 3d 3 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। बाकी सारा भी वैसा ही रहेगा, सिर्फ फ़र्क क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है वहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, क्या करना है, आर्गॉन का वैल्यू ये है, तो हर जगह पे मैंने इसके जगह पे आर्गॉन लिख दिया। तो देखो इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जब हमारा छोटे में काम हो रहा है तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, जो आपको दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट क्वेश्चन बचे उनको भी देख लेते। क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 4.11 को, जो कि दिया है पेज नंबर 53 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम 4.11, ये प्रॉब्लम कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको आर्गॉन 18 का और पोटेशियम 19 का एटॉमिक नंबर दे रखा है, और वो आपको बोल रहा है कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पहले लिखना है यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन। और दूसरा रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्बिटल डायग्राम। तो आपको दो चीज़ों की हेल्प से, ऑर्बिटल नोटेशन की हेल्प से और ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने आपको सारा का सारा पूरी की पूरी रूट ही दिखा दिया है। तो ये है 18, तो आर्गॉन का है 18, तो कैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। इसका कैसे लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p। ठीक है, आगे अगर लिखता है तो हम लोग लिख भी सकते हैं 4s। देखना इधर ध्यान से, ये है 18, तो 1s में जाएगा 2 2 6 2 6, टैली करके देखने का। यहाँ पे है 18, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी कि मेरा ये है करेक्ट। अब आ जाओ इधर, कुछ भी नहीं करना है, क्या करने का है, ये तो 18 है, तो 18 का तो एज इट इज़ रहेगा ना, तो ये मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ। अब आपका कितना बचता है, 1, तो मैंने इस 4s में डाल दिया 1, मतलब 1 बढ़ गया ना, बस। अब देखो मुझे इसको ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से लिखना है, तो मैंने आपको ऑर्बिटल डायग्राम लिखने की टेक्निक जो थी वो प्रीवियस वाले क्लास में बताई थी, याद है। तो जिसको नहीं आता है वो एक बार देख सकता है। तो देखो 1s के लिए हम लोग कितने बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, 1s के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे आपके एक बॉक्स को, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि एस में हम लोग कितने ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, एक, है ना। ये सब डिस्कस हो गया प्रीवियस क्लासेस में। मैंने आपको एक बड़ा सा टेबल भी ड्रॉ करके दिया था, एक ट्रिक भी बताई थी, याद है ना। बस वही वाली ट्रिक है। यहाँ पे भी है एस, तो एस के लिए एक बॉक्स। यहाँ पे पी, पी के लिए हमेशा कितने बॉक्स निकाले जाते हैं, 3, ये भी मैंने आपको बताया था। एस के लिए एक,
P के लिए 6, तो 3 बॉक्सेस। यहाँ पे भी है 1s के लिए 2s, 2p, 3s, 3p और नेक्स्ट बचता है आपका 4s। ठीक है, ये रहेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये बॉक्सेस कितने कितने आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है ना। देखो इधर ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे आपके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक रहेगा ऐसा। दूसरा स्पिन आप सीधा नहीं लिख सकते, दूसरा स्पिन आपको उल्टा ही लिखना पड़ेगा, है ना। दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 6, तो मैंने आपको बताया था 6 को आप पहले कैसे लिखोगे 1 2 3, अगर बचे तभी जाके आप इनको उल्टा करोगे 4 5 6, याद है ना। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक ट्रिक पढ़ाया था। 2 बच्चे हैं, 2 चॉकलेट है, दोनों को एक एक देना पड़ता है। आप एक को 2 चॉकलेट नहीं दे सकते, नहीं तो दूसरा बच्चा रोने लग जाएगा, इसलिए मैंने तीनों को दिया एक एक पहले, फिर बचा तो फिर मैंने सबको डबल डबल दिया। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा है 6, 1 2 3। यहाँ से डबल पहले नहीं देने का, पहले सबको एक एक चॉकलेट देने का। अगर चॉकलेट बची तभी जाके आप सबको डबल चॉकलेट दोगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 1s2, ये भी ट्रिक हम लोग डिस्कस कर चुके। 2s2, 2p6 बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। आ जाओ 3s2 में, 3p6 भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 4s1 की, तो 4s में आप क्या डाल दूंगी 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही बचा। इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि एक बॉक्स के अंदर कभी भी ऐसे नहीं डाल सकते। एक बॉक्स के अंदर कैसे डालने का, एक ऐसा एक उल्टा। ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन को, और फिर इसको ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 4.12 को। प्रॉब्लम 4.12 में कहा गया है, आपको पूछा गया है कि आपको मैंने एक नियॉन दिया है, आपको पूछ रहा है वो कि बताओ एक ऐसा स्पेसीज जो नियॉन से है कैसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसके ऊपर चार्ज आएगा -2 और जिसके ऊपर चार्ज आएगा -1। तो मैंने सबसे पहले तो लिया है आपके नियॉन को। नियॉन के बाद में मैंने आपके लिया है ऑक्सीजन के 2- को, और ऑक्सीजन के 2- के बाद मैंने लिया है फ्लोरीन के 1- को। ये हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने डायरेक्टली कैसे क्या लिया। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इनके एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर के बाद हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम लोग लिखेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। यहीं पे कंबाइन लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन। नेक्स्ट रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नहीं भी लिखा तो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग ऑर्बिटल डायग्राम। और इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर ख़त्म। ठीक है, देखना इधर। अगर मैं लेती हूँ नियॉन को, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ऑक्सीजन का होता है 8 और फ्लोरीन का होता है 9। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है 8, इसके ऊपर चार्ज कितना है -2। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर चार्ज -2 है तो आप क्या करोगे +2, कितना आया 10। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 9, इसके ऊपर चार्ज है -1, तो आप क्या करोगे +1, कितना आया 10 इलेक्ट्रॉन्स। तीनों के तीनों स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन है सेम, इसलिए तीनों के तीनों स्पेसेस कैसे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब मुझे इसको लिखने का ही, ये तो आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो 1s 2s 2p, 1s2 2s2 2p6 हो गए 10, 6 + 2 8, 8 + 2 10। इसको लिखना है ऑर्बिटल डायग्राम मेथड की हेल्प से। ये भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि अब आपकी खूब प्रैक्टिस हो गई है। पी में कितने बॉक्स निकालते हैं 3, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 1 2 3 पहले ऐसे, फिर उसके बाद में 4 5 6, 1s2 2s2 2p6। मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन कराए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है जो छूट गया है।
पूरे के पूरे टॉपिक के हर एक पार्ट मैंने कवर कराए हैं आपके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप कमेंट्स में देते हो तो आई विल श्योरली मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर हैप्पीली ख़त्म होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।